हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 1 जो है CC3, जिसमें हमें एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर का अध्ययन करना है, उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य काल में वाणिज्य एवं व्यापार। इस विषय को आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि मौर्य काल में वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति का वर्णन करें। मौर्य काल भारत में वाणिज्य एवं व्यापार का एक स्वर्णिम युग था। आर्थिक सभ्यता के विकास की दृष्टि से कृषि एवं उद्योग के समान ही वाणिज्य एवं व्यापार का व्यापक रूप से विकास हो चुका था। मौर्य काल में ग्रामों के छोटे छोटे सौदागरों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी विद्यमान थीं। गांव के लोग दुकानदारी के साथ खेती भी करते थे। मौर्य काल में जल और स्थल मार्ग पर मंडियां भी लगी रहती थीं, जिसका प्रबंध राज्यों द्वारा किया जाता था। मंडियों में विभिन्न कोटियों के कारीगर एवं शिल्पी द्वारा तैयार किए गए सामान बिक्री के लिए आते थे और व्यावसायिक संघ देश के अंदर तथा देश के बाहर इस व्यवस्था की देखरेख करते थे। ठीक है। मौर्य काल सुदृढ़ राजाओं के निर्देशन में अपने वाणिज्य व्यापार के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मौर्य शासकों की साम्राज्य सीमा विशाल थी और इन सीमाओं की देखभाल के लिए काफी मात्रा में सैनिकों को रखना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साथ साथ वाणिज्य व्यापार के विकास पर भी ध्यान दिया गया, जिससे मौर्य साम्राज्य संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता का एक सूत्रपात हो सका। व्यापार पर नियंत्रण हेतु राजकीय विभाग। मौर्य काल में व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग इस बात का नियंत्रण और देखभाल करता था कि नियमानुसार व्यवसायी काम कर रहे हैं अथवा नहीं, तथा नापतौल की बाट सही है अथवा नहीं। इस विभाग का अध्यक्ष संस्थाध्यक्ष कहलाता था। यह अधिकारी सेना अध्यक्ष के अधीन कार्य करता था। संस्थाध्यक्ष का प्रमुख कार्य माल की मिलावट को रोकना, पुराने माल को बेचने से रोकना, माल का निर्माण, स्थल बताकर बेचना आदि था। तराजू और बाट सही है इसका भी निरीक्षण भी यही अधिकारी करता था। राज्य द्वारा निर्धारित व्यावसायिक नियमों का, जिनका विस्तार से उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है, उल्लंघन करने पर व्यापारियों को दंड दिया जाता था। उन्हें ठीक तरह से नापतौल करनी होती थी और उपयुक्त गुणात्मक स्तर के अनुकूल माल तैयार करना और बेचना होता था। मेगास्थनीज द्वारा प्रस्तुत अपनी यात्रा के वर्णन से इन सब बातों की पुष्टि होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए व्यापार संबंधी नियम काफी महत्वपूर्ण थे। मौर्य युग के व्यापार पर सरकार का नियंत्रण रहता था।
व्यापारी माल में मिलावट नहीं कर सकता था, ना ही वह कम तौल सकता था। सामानों का मूल्य राजा द्वारा ही निर्धारित होता था। कौटिल्य ने क्रय विक्रय के संबंध में कहा है कि इनकी बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि में रखकर की जाएगी। इनके मापतौल को देखेंगे। राज्य द्वारा तुला एवं बाटों पर नियंत्रण किया जाता था एवं इसका निर्माण राज्य के द्वारा होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तुला की बनावट आदि का भी विवरण दिया था। व्यापार के संबंध में मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा के में विस्तृत वर्णन दिया है। उसने इस संबंध में लिखा है कि चौथा वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है एवं इसके कर्मचारी नाप एवं तौल की निगरानी रखते हैं। पांचवा वर्ग तैयार माल की देखभाल करता है। वर्ग वस्तुएं पुरानी वस्तुओं से अलग बेची जाती हैं। दोनों को एक साथ मिला देने पर जुर्माना होता था। बाटों के निर्माण में या तो धातुओं का प्रयोग किया जाता था या पत्थरों का या वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, जिस पर जल एवं अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़े। धातुओं में लोहे की बाटों को उपयुक्त समझा जाता था और पत्थरों में उस पत्थरों से बाट बनाया जाता था जो मगध और मैकल से मिलते थे। मौर्य युग में वस्तुओं और भूमियों को मापने के लिए विभिन्न मापतौल प्रचलित थे। तौल के आधार पर रत्ती, मासा, तोला, सेर आदि के अनुरूप थे। उन्हें माकप, कर्ष, द्रोण, आढ़क, कुटुंब नाम दिए जाते थे। मौर्य काल में छोटा माप परमाणु था। 8 परमाणुओं से एक रथचक्र विशिष्टों, 8 रथचक्र विशिष्टों से एक लिक्षा, 8 लिक्षाओं से एक युम मध्य, 8 युम मध्य से एक थव मध्य तथा 8 थव मध्यों से एक अंगुल बनता था। यह अंगुल अपने इंच का 3/4 के लगभग था। मौर्य काल में लोग लंबाई नापने के लिए विभिन्न मापों का प्रयोग करते थे। अब इनकी आदर्श बिक्री स्थल को देखेंगे। माप के मानों को भी राजा द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह कार्य मानाध्यक्ष करता था। जिन वस्तुओं को नापकर विक्रय किया जाता था उनके लिए मान ही उपयुक्त होते थे। हर वर्ग के लिए नगर में अलग अलग बाजार होते थे। कौटिल्य ने आदर्श नगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि नगर में दक्षिण पश्चिम में पकवान, सुरा और मांस की व्यवस्था की गई थी। उत्तर पश्चिम भाग में औषधियों की दुकानों की और पूर्व दक्षिण भागों में गंध, मल्य, धान आदि की दुकानों की व्यवस्था की गई थी। मौर्यों के आंतरिक व्यवहार को देखेंगे। मापक का आंतरिक व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। बौद्ध काल की भांति इस काल में भी व्यापारी मार्ग के रूप में चलते थे। इन मार्गों की रक्षा राज्य ही करता था। मौर्यकालीन व्यापारी से मार्ग पर कर लिया जाता था। व्यापारियों से कर वसूलने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। इस काल में बाहरी माल भी व्यापार के लिए आते थे। बाहरी माल की जांच की व्यवस्था भी थी। बाहरी व्यापारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों को भी लगाया जाता था। मौर्यकालीन विदेशी व्यापार।
मौर्यकालीन भारत का व्यापार अपने राज्यों के साथ विद्यमान था, जिसका विस्तृत वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। दूसरों देशों में वस्तुओं को जल और स्थल दोनों मार्गों से भेजा जाता था। इस समय सामान्यतः रेशम, मणि, ऊनी कंबल, सूती वस्त्र आदि दूसरों देशों में व्यापार में भेजे जाते थे। विदेशी व्यापार में राज्य की ओर से व्यापारी की जांच की जाती थी। चीनी रेशम का इतिहास काफी प्रसिद्ध है। भारत के इस समुद्र तट पर मुजिरिश नामक बंदरगाह था। इस बंदरगाह पर अधिकतर रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापारी की रक्षार्थ बंदरगाह पर 120 सैनिक नियुक्त थे। यहाँ के व्यापारी फारस की खाड़ी जाया करते थे। व्यापार के लिए मिस्र का राजमार्ग लाल सागर से जाता था। यह काफी महत्वपूर्ण मार्ग था। कालांतर में सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया था। मिस्र का शासन अपने अत्यंत सेनापति टॉलमी को सौंप दिया था। टॉलमी ने अलेक्जेंड्रिया को अपनी राजधानी बनाई, जिसे सिकंदर ने अपने नाम पर बसा दिया। व्यापारिक स्थल मार्गों को देखेंगे। लाल सागर तथा फारस की खाड़ी भी जल मार्ग के अलावा 3 अन्य मार्ग भी थे, जिनमें भारतीय माल विदेशों को जाता था। ये तीनों मार्ग स्थल मार्ग थे। एक मार्ग काबुल नदी के साथ स्थल पश्चिम की ओर जाता था और हिंदुकुश पर्वतमाला के परे आक्सस नदी तक पहुंचता था। वहां से कैस्पियन सागर जाकर फिर काला सागर पहुंच जाता था। ठीक है, अब हम इसका अंततः मूल्यांकन करते हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। ऐतिहासिक तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि राजा के द्वारा राज्य की समृद्धि के लिए कई प्रकार के कर वसूले जाते थे। वाणिज्य व्यापार से भी जो लाभ होता था, उससे राजा द्वारा कर लिया जाता था। इस तरह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समय में जो कर प्रणाली प्रचलित है, वह प्राचीन अथवा मौर्यकालीन राज्यों की ही देन है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।